देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आप सब पढ़ रहे होंगे और आप सबको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप सबकी परीक्षा की घड़ी आप काफ़ी नज़दीक है। अभी भी यदि आप अपने आज का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो जिस दिन आप परीक्षा भवन में बैठेंगे और आपसे जो प्रश्न हल नहीं होगा तो आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुख का अनुभव होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ज़रूर अब मेरा परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं आएगा। मगर ऐसी बात नहीं है। आप लोग तनाव भी मत लीजिए और जो भी समय शेष है उसे विशेष समझते हुए अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन आपके माता पिता को बेहद ही खुशी होगी। तो अपने माता पिता को खुशी प्रदान करने के लिए और अपने उस शिक्षक को एक गर्व का एहसास करवाने के लिए आप लोग अपने आज का सदुपयोग कीजिए। आज अर्थशास्त्र के एक और अध्याय को लेकर के मैं आपके बीच में मौजूद हूं, जिसका नाम है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो प्रथम प्रश्न इस पाठ से ये रहा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे विश्व की विभिन्न विश्व के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन देशों में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो वैश्वीकरण कहा जाता है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आयात और निर्यात में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होती है। तो लिख देंगे हम लोग, जो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित अर्थात नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और इसमें वस्तुओं के आयात और निर्यात में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होती है। तो इसके पश्चात इस पाठ से अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब बिहार में वैश्वीकरण के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताएं। हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होता है। सकारात्मक पहलू कहने से मतलब है कि अच्छा पहलू, और नकारात्मक पहलू से कहने से मतलब है जो कि सही नहीं होता है पहलू। तो नकारात्मक पहलू बिहार में वैश्वीकरण का ये रहा, लिखेंगे बिहार में दो नकारात्मक पहलू वैश्वीकरण के निम्नलिखित रहे। और प्रथम क्या रहा, तो कृषि क्षेत्र में उपेक्षा लिखेंगे। जो वैश्वीकरण का कोई खासा असर बिहार के कृषि क्षेत्र पर देखने के लिए नहीं मिला और नहीं मिल रहा है। और बिहार के अधिकाधिक लोग जो है वो क्या करते हैं, तो कृषि करते हैं, मगर कृषि पर बिहार वैश्वीकरण का कृषि कोई भी प्रभाव नहीं देखने के लिए मिला। तो ये नकारात्मक प्रभाव रहे। और दूसरा, आधारभूत संरचना की कमी। देखेंगे जो बिहार में आधारभूत संरचना की बेहद कमी है, जैसे बिजली हो गया है ना, आज भी अधिकांश जगहों पर पेयजल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर वैश्वीकरण का कोई खास असर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। तो ये दो नकारात्मक प्रभाव थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिनका कार्यक्षेत्र जो होता है वो एक देश में नहीं रहता है बल्कि विभिन्न देशों में रहता है ना। तो वैसी कंपनियां जिसका कार्य क्षेत्र एक देश में सीमित न रह करके विभिन्न देशों में रहता है तो वैसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और जैसे आप लिख दीजिएगा, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, ये सारी कंपनियां जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इन कंपनियों का कार्यक्षेत्र जो है सो केवल एक देश में ही नहीं है बल्कि विभिन्न देशों में है ना। जैसे आप लोग ही देखते होंगे जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के फोन बिकते हैं अथवा जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं वो सभी अन्य क्षेत्रों की, अन्य देशों की कंपनियां हैं, और वो हमारे देशों में, तो जिनका वैसी कंपनियां जिनका कार्यक्षेत्र एक देश में सीमित न रह करके विभिन्न देशों में रहता है, तो वैसी कंपनियों को ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र के जो कार्य होते हैं उनको निजी कंपनी के हाथों में समर्पित कर दिया जाता है ना। तो या फिर निजी कंपनियों के हाथों में क्या कर दिया, समर्पित करने का मतलब है जो दे दिया जाता है। तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत समर्पित कर दिया जाता है अथवा दे दिया जाता है। तो वैसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो निजीकरण। जैसे आप लोग देखते होंगे जो भारत में बहुत चीजों का निजीकरण कर दिया गया है, चाहे वो बिजली हो जिसको विद्युत कहा जाता है ना, अथवा इस्पात हो गया है ना। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है, या फिर दूरसंचार हो गया, ये सबको क्या इन सब चीजों का क्या कर दिया गया हुआ है, तो निजीकरण कर दिया गया हुआ है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, उदारीकरण को परिभाषित करें। तो लिखेंगे उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं तो उन आर्थिक नीतियों में लोगों को कुछ छूट दी जाती हैं, जैसे कोटा हो गया, लाइसेंस हो गया। तो इन चीजों में लोगों को जो छूट दी जाती हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उदारीकरण कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, नई आर्थिक नीति की कोई दो विशेषताएं लिखे। तो लिखेंगे नई आर्थिक नीति जो लागू की गई उसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली विशेषता हम लोग लिख सकते हैं वैश्वीकरण, जिसमें विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया गया ताकि हर क्षेत्र का विकास हो सके,
है ना। तो वैश्वीकरण प्रथम नई आर्थिक नीति की विशेषता थी। और दूसरी विशेषता के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जो निजीकरण। निजीकरण के अंतर्गत भी क्या किया गया, तो निजीकरण का अंतर्गत भी कहीं ना कहीं देश का भी विकास हो सके और हर एक क्षेत्र के लोगों का भी समुचित विकास हो सके, इसके लिए भी निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी क्या हो, तो काफी ज्यादा मजबूत हो और देश की प्रति व्यक्ति आय क्या हो, तो बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े। तो इस दृष्टि से भी क्या किया गया, तो ये अपनाई गई। तो ये नई आर्थिक नीति के अंतर्गत ये प्रावधान थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। तो जैसे नकारात्मक प्रभाव यह पड़े कि कृषि क्षेत्र पर कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सका, मगर सकारात्मक प्रभाव भी बिहार में जो है सो वैश्वीकरण का रहा। तो लिखेंगे बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित रहे। जैसे पहला लिखेंगे, आज बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग धंधों के अवसरों में वृद्धि की गई। तो ये क्या था, तो ये बिहार के किया जा रहा है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। तो ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हुए। उसके पश्चात आज लिखेंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव इस रूप में भी देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि बिहार के जो मार्केट है, जो भी बाजार है, तो उन बाजारों में क्या हो रहा है, तो जो अन्य देशों की कंपनियों की जो सामान है वो लोगों को उपलब्ध हो रही हैं और वो भी कम कीमतों में। क्योंकि पहले हमारे देश में यदि, हमारे राज्य में यदि उन वस्तुओं का उत्पादन तो बहरहाल होता ही नहीं है, यदि हो भी तो उन वस्तुओं के दाम अधिक होंगे, मगर हमारे राज्य के लोग जो कम कीमतों पर जो अपनी जरूरतों का सामान क्रय कर पा रहे हैं, तो इसका मूल कारण वैश्वीकरण है। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव रहे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जो निवेश क्या है, निवेश जिसको अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो लिखेंगे निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ खर्च किए जाते हैं इस उद्देश्य से ताकि भविष्य में लाभ कमाया जा सके, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोग कोई उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, तो उद्योग धंधा स्थापित करने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भूमि क्रय करते हैं, अथवा भूमि क्रय नहीं करते हैं, अथवा भूमि को रेंट पर लेते हैं, तो क्या कर देते हैं, हम लोग कुछ खर्च कर रहे हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ताकि हम लोग जिस भूमि पर हम लोग जो उद्योग धंधा स्थापित करने वाले हैं, तो उससे हमें भविष्य में क्या होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ प्राप्ति करने के उद्देश्य से जो खर्च किया जाता है उसे ही निवेश कहा जाता है, जिससे अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, जो मॉल अथवा शॉपिंग मॉल क्या है। तो लिखेंगे मॉल अथवा शॉपिंग मॉल एक ऐसा बाजार जहां पर एक ही छत के नीचे विश्व दुनिया के हर एक जरूरतों की चीज़, जो हमारी जो दैनिक जरूरतों की चीज़ होती हैं, अथवा हमारी दैनिक जरूरतों से इतर भी जो भी सामान होते हैं, वो उस छत के नीचे पे उपलब्ध होती है। तो इसी बाजार को क्या कहा जाता है, तो मॉल अथवा शॉपिंग मॉल कहा जाता है। तो वैश्वीकरण पाठ के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। ये वो प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे जा चुके थे अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो आपके पास जो भी समय शेष, उसे हर बार की तरह यही कहूँगा कि आप लोग उसे विशेष समझिए, क्योंकि समय को गंवाने का ठीक मतलब है कि आप अपने भविष्य को भी गंवाते हैं। तो अपने भविष्य को एक कीमती वस्तु समझिए, कीमती संपत्ति समझिए और अपने आज का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आज का सदुपयोग आप यदि नहीं करते हैं तो इससे केवल और केवल आपका नुकसान है, आपके माता पिता का नुकसान नहीं है। आपके माता पिता का तो कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपके पढ़ाने वाले शिक्षक, उनका जो कर्तव्य है वो हर दिन सुबह उठने से लेकर के और अपनी आंखें बंद करने वक्त तक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षक आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, माता पिता आपके लिए कॉपी कलम ला रहे हैं। बाकी का जितना भी कार्य है वो आपको करना है। तो आप अपने कार्य को समझिए, आप अपने कर्तव्य को समझिए और मन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।